1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। प्रणब दा जब नया बजट पेश करेंगे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था के विकास दर की होगी, जिसकी रफ्तार पिछले साल से सुस्त रही है। डबल डिजिट ग्रोथ क्या रह जाएगा सपना? यूपीए सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव के सपने के साथ हुई। माना गया कि सरकार में लिफ्ट की गैर मौजूदगी की वजह से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जोर पकड़ेगी, निवेश बढ़ेगा और जल्द ही अर्थव्यवस्था डबल डिजिट ग्रोथ को हासिल कर लेगी। लेकिन उम्मीद से उलट पिछले 3 सालों में विकास की रफ्तार भारत में धीमी रही है। साल 2011-12 में जीडीपी 9% रहने का अनुमान था, लेकिन इसे रिवाइज करके 6.5% करना पड़ा और इसकी बड़ी वजह थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में आई भारी गिरावट और सामान्य फसल पैदावार। जाहिर है, जहां तक ग्रोथ की बात है, नया बजट वित्त मंत्री के लिए बड़ी चुनौती है। उद्योग के विकास के बिना 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जानकार नए बजट में उद्योग के लिए कुछ कदम जरूरी मानते हैं। और पहले से फिक्की से कहते आ रहे हैं, जुलाई से, कि देखिए कदम उठाइए, वरना जो है वो आपकी आर्थिक दर है वो कम होती जा रही है। और कहीं ये ना हो जाए कि 2011-12 में हमारी ग्रोथ रेट जब लीमन क्राइसिस हुआ था उससे भी कम हो जाए। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स जो है वो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट में एकदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसके अलावा जानकार इंडस्ट्री के लिए टैक्स में भी रियायत की जरूरत समझते हैं। केवल उद्योग की तरक्की के लिए नजर डालें और कंपैरिजन करें कि चाइना की जैसी तरक्की हमें भी चाहिए, तो ऐसे में सरकार को कम से कम 5% कॉर्पोरेट टैक्स घटाना चाहिए। पिछले साल महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने लगातार ब्याज दरों को बढ़ाया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर पड़ा। अब जबकि इन्फ्लेशन काफी हद तक काबू में है, तो क्या वित्त मंत्री इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? ये सवाल अहम है, खासकर इसलिए भी क्योंकि दुनिया भर में एक नए आर्थिक संकट की आहट है। अजीत सिंह, सीएनबी, दिल्ली। संसद में बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था के सुस्त विकास दर पर चिंता जाहिर की। भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक मूल तत्व स्वस्थ बने हुए हैं। भारत की विकास संभावनाएं उच्च घरेलू बचत एवं निवेश दर, अनुकूल जनसांख्यिकी और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे कारकों द्वारा प्रेरित है। मेरी सरकार को विश्वास है कि वह शीघ्र ही देश के आर्थिक विकास को पुनः 8 से 9% की उच्च दर पर वापस ले आएगी। सुस्त बड़ी विकास दर के लिए औद्योगिक उत्पादन दर में आई कमी भी जिम्मेदार है। ताजा आंकड़ों में इसमें कमी साफ नजर आती है, जिसकी वित्त मंत्री को खासी चिंता है। IIP index has been released for the January. The overall growth is estimated at 6.8%. विकास दर से ही शुरुआत करूंगा। जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ श्रीराम खन्ना साहब जुड़े हुए हैं। खन्ना साहब, स्वागत है आपका। विकास दर किसी भी देश की क्या विकास की रफ्तार है, जीडीपी के आंकड़े, वो सब कहानी बयां करते हैं। आम आदमी सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठा है कि इस बार भी उसके लिए काफी कुछ होगा प्रणब दा के पिटारे में। मैं शुरुआत एक आम आदमी के नजरिए से समझते हुए करना चाहूंगा कि अगर वो ये समझना चाहता है कि जीडीपी के आंकड़े कैसे प्रभावित करते हैं और वित्त मंत्री जब अपना बजट पेश करेंगे तो सारा खाका, सारे आंकड़े उनके जहन में होंगे, उसके बाद उसे रखा जाएगा, इसकी क्या वजह होती है? और दूसरा ये कि जो विकास दर में कमी आई है उसके लिए जो कारण हमने दिखाए इस रिपोर्ट में, उसके अलावा कौन से और कारण है जो आप जिम्मेदार मानते हैं खास तौर पर? देखिए, केंद्रीय सरकार का जो सालाना बजट है ये हिंदुस्तान में पब्लिक फाइनेंस की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है
डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसका लेखा जोखा, कितना टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया, कितना वो इकट्ठा करना चाहते हैं साल 2012-13 में, उसका लेखा जोखा होता है। और ये वो भी दिखाता है कि पिछले साल में हमने किन मदों पर कितना कितना पैसा खर्च किया। और आम तौर पर यह देखा गया है कि जब औद्योगिक विकास ज्यादा होता है और जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो उसका असर टैक्स इकट्ठा करने पर होता है। अगर उद्योग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा दी जाती है, इनकम ज्यादा होती है तो इनकम टैक्स बढ़ता है। और अगर ये कम होता है तो पैसा भी कम सरकार इकट्ठा कर पाती है। हालांकि 9% का जो अपेक्षा थी इस साल में होगा 11-12 में जीडीपी, वो नहीं हुआ। अभी भी अभिभाषण में ये साफ बताया गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में चिंता भी जाहिर की गई, संतोष भी एक तरीके से जताया गया, 7% की बात भी की गई, अनुमान भी लगाया गया और ये आकलन भी किया गया। सरकार का दावा है एक तरीके से उनके अभिभाषण से। इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि इस समय विश्व में मंदी की सिचुएशन है। यूरोप में अमेरिका अभी तक अपनी मंदी से उबर नहीं पा रहा है और उनकी यहाँ जो जीडीपी की दर जो बढ़ती है वो 0.5%-1% बढ़ती है। आपके यहाँ 7% बढ़ रही है तो आप शोक मना रहे हैं। ये वो कहना हुआ कि बेटा आपके 99% नहीं आए और 75% आ गए, तो क्या इसके लिए शोक मनाएंगे आप? नहीं, तो जरूरी है सच्चाई भी मानी जाए ना कि इतना आया, वैश्विक आर्थिक मंदी है, हमारे सामने कई चुनौतियां और हम व्यस्त कर रहे हैं। अगर हम ये बोले कि 8-9-10, देखिए ये चीज देश के जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको समझ में होना चाहिए कि 7% का ग्रोथ ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस में जहां पर इन्फ्लेशन ज्यादातर साल में हावी रहा, जहां पर इंटरेस्ट रेट्स अपने हिमालय की चोटी तक पहुंच चुके हैं, वहां इतना भी करना एक अच्छी उपलब्धि है। और इस पर खड़े होकर साल 12-13 में यदि सरकार चाहे तो एक बहुत अपने आर्थिक क्षमताओं को बूस्ट दे सकती है। और आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण से जो पिक्चर पेश की गई है संसद के जॉइंट सत्र के सामने, वो कोई बुरी नहीं है, परंतु मुझे केवल एक शंका है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है और जो बजट की एक्सरसाइज है, ये इसकी जो कार्रवाई है दिसंबर में शुरू हो जाती है, जनवरी, और नॉर्मली फरवरी 28 को बजट पेश हो जाता है। परंतु इस साल क्योंकि यूपी और 5 राज्यों के चुनाव रहे तो इसलिए उन्होंने उसको डिले कर दिया। निश्चित तौर पर बजट सत्र, अभिभाषण की शुरुआत, बजट आएगा, लेकिन पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में ऐसा काफी कड़ा वक्त गुजरा है। चुनाव के तौर पर हम कह सकते हैं, जो चुनाव हुआ उसके नतीजे सामने आए, सरकार के सामने अब चुनौतियां भी बढ़ गई और कड़े फैसले लेने के लिए सक्षमता, मजबूती और साहस होना चाहिए। क्या ये सरकार वो दिखा पाएगी, इस पर हम बात करेंगे। श्रीराम खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार के बढ़ते वित्तीय घाटे को देखते हुए एक बहस चल रही है कि क्या बजट में सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। इस मुद्दे पर जानकारों की राय अलग अलग है, लेकिन एक बात साफ है कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ बड़ा है। जब बजट की तैयारी होती है, भारतीय वित्त मंत्री के सामने एक बड़ा मसला सब्सिडी का होता है। बजट में सब्सिडी कितनी दी जाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी कितनी हो, सब्सिडी के साथ राजकोषीय घाटा का संतुलन कैसे बनाया जाए, ये कुछ अहम सवाल इस बार भी वित्त मंत्री के सामने होंगे। 1,44,000 करोड़ रुपए कुल जीडीपी का 2%, फूड सब्सिडी 60,000 करोड़ रुपए, फर्टिलाइजर सब्सिडी 50,000 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम सब्सिडी 53,000 करोड़ रुपए। सब्सिडी है समस्या। पिछले कई सालों से सरकार का इरादा सब्सिडी का बोझ कम करने का है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां इसमें रुकावट बनी हुई हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर वित्तीय घाटा कम करना है तो सब्सिडी के दुरुपयोग पर रोक लगाना जरूरी है। जो अंत्योदय परिवार जो बहुत ही गरीब है उनको छोड़कर बाकी सब लोगों के लिए हमें चाहिए कि हम जो दाम है वो बढ़ा दें और बजाय 2 रुपये 3 रुपये में देने की बजाय
उसको हम 5 और 6 रुपए में दें। डीजल, एलपीजी और केरोसिन ऑयल पर सब्सिडी। पिछले 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, लेकिन डीजल की कीमतों पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी है। सवाल यह है कि इस मामले में सब्सिडी का दुरुपयोग कैसे कम किया जाए। डीजल कार्स के ऊपर हम 1 लाख रुपए उसका दाम बढ़ाएं, जिससे कि डीजल जो बहुत ही सब्सिडी दी जाती है, जो किसानों के लिए है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए है, उसका प्रयोग प्राइवेट अफ्लुएंट जो लोग हैं वो ना करें। सब्सिडी की वजह से तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ आलम यह है कि करीब 40% सब्सिडाइज केरोसिन ऑयल जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। मुमकिन है सरकार इस बजट में तेल कंपनियों के घाटे की फिक्र करे। बजट एक ऐसा इवेंट देखा जा रहा है जिसमें लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ देखते हुए पॉलिसीज अनाउंस हो जाए। सब्सिडी को कम करना सरकार की मजबूरी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि देश के हालात को देखते हुए इस दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसानों और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के लिए कई क्षेत्रों में सब्सिडी बेहद जरूरी है। अजीत सिंह, CNBC, दिल्ली। लंबे समय से बहस हो रही है कि सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, लेकिन राजनीतिक मजबूरी होती है सरकार की ऐसे फैसले लेने से पहले सहयोगियों को मनाना और कड़े फैसले लेने का एक समय होता है। क्या यह फैसला अब लिया जा सकता है और इसका असर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। श्रीराम खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े। खन्ना साहब, सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिए, जानकारों की राय अलग अलग है और यह भी बहस है कि सब्सिडी का फायदा जिस तबके को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर हम बाद में बहस करें, लेकिन सब्सिडी क्या इस समय सरकार इतने साहस से, इतनी मजबूती से, क्योंकि कड़े फैसले होते हैं, ये कदम उठा सकती है, और अगर हाँ तो इसका असर क्या होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो राजनीतिक समीकरण संसद में बने हुए हैं, कोई भी वित्त मंत्री सब्सिडीज को खत्म करने की हिम्मत कर सकता है। हां, ये केवल उसी सिचुएशन में हो सकता है जब केंद्रीय सरकार को इतना बहुमत संसद में हो कि दोनों सदनों में उसकी वाहवाही हो। सब इस समय उम्मीद नहीं करनी चाहिए ना, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि सरकार अगले साल पॉपुलिस्ट बजट लाएगी, सरकार के लिए आम चुनाव का मतलब यह है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कोई भी वित्त मंत्री आज की राजनीतिक सिचुएशन में सब्सिडीज खत्म करने को अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक तो यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भी हमें गरीबों को सस्ता अनाज देना है, क्योंकि गरीबों को अभी तक जो आर्थिक उदारीकरण के जो फायदे हैं वो पहुंचे नहीं हैं। नुकसान जरूर पहुंचा है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, चीजें महंगी हो गई हैं, तो कम से कम खाने की चीजें उनको सस्ती मुहैया करें, ये यूपीए की पॉलिसी रही है और इस पर सब्सिडी बढ़ाने की वो सोच रहे हैं, कम करने का सवाल नहीं उठता। दूसरा है फर्टिलाइजर की सब्सिडी, जो कि किसान को एक जरूरी रॉ मटेरियल अपने एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करता है। हाँ, उसमें वो अगर कुछ कम करेंगे तो किसानों पे चोट लगेगी, वो भी राजनीतिक कारणों से नहीं किया जा सकता। और तीसरा पेट्रोलियम की सब्सिडी, हाँ, उसमें इतना आप कर सकते हैं कि भाई जो प्राइवेट गाड़ियों में डीजल के इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा के, जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिफारिश की है वित्त मंत्रालय को, तो उसकी संभावना दिखाई दे रही है, परंतु उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो एक बहुत छोटा अंश डीजल का कंज्यूम करती हैं, अभी भी उनका नंबर बहुत कम है, तो कोई बड़ा असर डालने वाला नहीं है। खन्ना साहब, एक तर्क यह भी दिया जाता है कि सब्सिडी के जो फायदे की हम बात कर रहे हैं वो सही तरीके से उन लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए सब्सिडी सरकार दे रही है, कैश इन हैंड की बात हो रही है, अलग रास्तों की, ऐसा कोई विकल्प सरकार चुन सकती है? देखिए, सरकार ने जब नंदन नीलेकनी को वो यूआईडी अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया था, तो ये उन्होंने यूपीए 2 के आते ही उसकी शुरुआत कर दी थी, क्योंकि उनको पता था कि जो लीकेज हमारा सब्सिडी के देने में हो रहा है, जो चोरी हो रही है उस पैसे की, उसको तभी रोका जा सकता है जब हम ये सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में डाल दें। और ज्यादातर जिनको जो बेनिफिशियरी हैं उनके पास बैंक के खाते नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन के प्रॉपर पेपर्स नहीं है। तो जो आधार की योजना है, इसको बड़े पैमाने पर कैबिनेट ने रास्ता इसको खोल दिया है और वो बढ़ा रहे हैं, उसका केवल एक ही कारण है कि वो इस सब्सिडी को लेकिन लगता है तेजी से काम होना चाहिए, आपको दूसरा कार्यकाल लगातार मिल जाए, उस पर कड़ी योजना है, क्योंकि यूपीए 2 जब आया तो माना यह गया कि कड़े कदम तेजी से उठाए जाएंगे,
उसमें ये भी कदम था। उन्होंने कदम तो उठाए हैं, परंतु पिछले संसदीय सत्र में लोकपाल बिल को लेकर जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है और उसमें ये साफ दिखाई दिया है कि विरोधी पार्टियां सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती। और एक राजनीतिक विश्लेषण ने तो ये कहा है कि समझ नहीं आता, लोकसभा में तो यूपीए का बहुमत है और राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है, और इसका फायदा विरोध पक्ष उठाकर और उनकी लेजिस्लेशंस में रोड़ा अटकाने की जब उनको मौका मिलता है वो कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सा कानून देश के लिए फायदेमंद होगा, उसमें मीन मेक निकाल के उस पर रोड़ा अटका देते हैं। और ये संभावनाएं इस सत्र में भी बनी हुई हैं। और यदि सरकार इस चीज को झेल लेती है दो हाथ करके ऑपोजिशन के साथ, या कोई बीच का रास्ता निकाल लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे रास्ता साफ हो जाएगा। आर्थिक जो कानून ये स्पेकुलेशन है, बड़े कदम उठा सकते हैं, ये संभावना कम। और अगले साल की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, जब चुनाव नजदीक होगा तो सरकार रियायत कुछ ज्यादा देगी, बोझ कुछ ज्यादा बढ़ेगा। अब क्या कदम उठा सकते हैं वित्त मंत्री ऐसे में जिससे ये बोझ कम हो और फायदा भी पहुंचे और सरकार जो कड़े कदम उठा रही है वो भाव भी ना जाए जनता के बीच? कुछ हो सकता है ऐसे में? देखिए, जो यूपीए 2 ने अपने कानून कैबिनेट से पास करके संसद में पेश कर दिए हैं, यदि वो कानून सारे इंप्लीमेंटेशन की स्टेज तक पहुंच जाए यूपीए 2 के खत्म होने के कार्यकाल से खत्म होने से पहले, तो लगता है कि इससे देश की प्रगति को बल मिलेगा। और जहां तक रही आर्थिक प्रगति की बात, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो आर्थिक प्रगति की जो ऑटो पायलट है वो चल चुका है और देश की मार्केट बढ़ रही है, उसमें निवेश बढ़ रहा है, विदेशी निवेश आ रहा है। और अभी जनवरी के आंकड़े देखिए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी है, जनवरी के आंकड़े देखिए तो गाड़ियों की जो बिक्री है वो भी डबल डिजिट्स में है। इसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी सही है और ये आर्थिक प्रगति को पुश करेगी। तो मैं तो आशान्वित दिखता हूं कि राजनीतिक द्वंद्व जो चलता रहेगा वो चलता रहेगा, परंतु अर्थव्यवस्था 7% से ऊपर जाने वाली है आने वाले समय में, प्रोवाइडेड। प्रणब मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सब्सिडी की जब बात आती है तो रात में नींद तक नहीं आती है। ये सरकार के सामने चुनौती और बड़ा बोझ उनके ऊपर होगा, क्योंकि न सिर्फ सरकार को राजनीतिक संकट जो होता है उससे बचाते हैं, लेकिन एक बड़ी उम्मीद उन पर रहती है कि बैलेंस इस तरीके से बनाए, यानी ऐसा सामंजस्य बैठाए कि सरकार की चुनौतियां भी कम हो और खासतौर से आम जनता के बीच जो संदेश जा रहा है कि सरकार गंभीर नहीं है या ऐसे कदम उठा रही है जिससे मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो भी ना जाए। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि जानकार अलग अलग राय रखते हैं इस बजट को लेकर, वो क्या सोचते हैं। जाने माने अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना साहब तो हमारे साथ जुड़े हैं। आपके से सर गुजारिश करूंगा मैं बने रहिए आप हमारे साथ, और जानकारों की क्या राय है इस बजट को लेकर ये दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वित्त मंत्री के सामने नए बजट की चुनौतियां हैं, देखना होगा कि किस तरह प्रणब दा इनका सामना करते हैं। बहरहाल जानकारों ने उन्हें कई टिप्स दिए हैं, आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना जानकारों का इस बजट के लिए। नंबर पहला, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए जो टैक्स के अंदर अलग अलग छोटी छोटी आइटम्स की डिडक्शन है उनको रियलिस्टिक तरीके से केवल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ोतरी कर ठीक करना चाहिए। डीजल कार्स के ऊपर हम 1 लाख रुपए उसके दाम बढ़ाएं, जिससे कि डीजल जो बहुत ही सब्सिडी दी जाती है, जो किसानों के लिए है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए है, उसका प्रयोग प्राइवेट अफ्लुएंट जो लोग हैं वो ना करें। आज के एनर्जी सिक्योरिटी के एजेंडा की तरफ से देखे हुए पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अपेक्षा कर रही है कि डायरेक्शनल पॉलिसी स्पेशली डोमेस्टिक और ट्रांसपोर्ट फ्यूल की प्राइस डी कंट्रोल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बजट कुछ रिविलेशन लाए। एफडीआई को इंसेंटिव बढ़ाए, एफआईआई के इंसेंटिव कम कर दो। मैं तो ये करूंगा कि पहले तो सब्सिडीज कम करना चाहिए। तो सुनिए आपने जानकारों की राय, एक एक दो पॉइंट में पूरा समेटने की कोशिश की है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है जब बजट पेश किया जाए प्रणब मुखर्जी की ओर से। खन्ना साहब, आप जो राय रखी है जानकारों ने उससे आप कितने सहमत हैं और क्या कदम है जो वाकई उठाने की जरूरत है प्रणब मुखर्जी की ओर से? देखिए, ये जो इंडिविजुअल ओपिनियंस की बात हो रही है तो जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं।
परंतु एक बात समझ लीजिए कि जिस तारीख में हम आज ये बात कर रहे हैं, बजट से मात्र 3 दिन पहले जी बजट के डॉक्यूमेंट छप चुके हैं और वित्त मंत्रालय में बोरों में सील पड़े हैं जी, और वित्त मंत्री का भाषण तैयार हो चुका है जी, केवल उसको पेश किया जाना बाकी है। तो जो कहानी लिखी जा चुकी है जी, उस पर अगर हम लोगों की राय जानेंगे तो महज ये बसंत पंचमी में पतंगबाजी के तरह से है। बिल्कुल, इसको कहते हैं काइट फ्लाइंग, और मैं काइट फ्लाइंग में खासकर ऐसे मामले में विश्वास नहीं रखता। तो अब ये केवल हमें ये रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि वित्त मंत्री क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। नहीं, ये हम सिर्फ उम्मीद जता सकते हैं। खन्ना साहब, मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि उम्मीद पूरी है कि जब बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जब उसका आकलन किया जाएगा तब चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कहानी भले लिखी जा चुकी हो, लेकिन तब इसका असर क्या होगा, कितनी हिट होती है या फ्लॉप होती है कहानी बॉक्स ऑफिस पर। मुझे तो उम्मीद है कि ये जो बजट है ये अच्छा बजट आएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है यूपीए इस समय राजनीतिक प्रेशर में है। और मैंने ये देखा है कि जब जब राजनेता और राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे होते हैं तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। जी बिल्कुल, और वो पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान देते हैं बनस्पत इसके कि उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो। मास्टर स्ट्रोक है, इसी के पॉइंट के साथ हम खत्म करेंगे शो के दबाव में राजनेता और सरकार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह नहीं। ये एक बेहतर जवाब और बेहतर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि वित्त मंत्री एक ऐसा बजट देंगे देश को जो आने वाले समय में 12-13 और आगे वाले सालों में हमारी आर्थिक प्रगति को तेजी की तरफ बढ़ाएं और 7% से 9% तक। इसी उम्मीद के साथ वक्त हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराम खन्ना साहब हमसे बात करने के लिए। तो उम्मीद बेहतर बजट की बनी हुई है। इस खास प्रोग्राम में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।